आरोग्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम जिसका नाम है आरोग्य। बार बार पेट खराब होना, लूज मोशन होना यानी दस्त की समस्या, इसी समस्या के बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी, आपका आरोग्यम के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे दस्त यानी डायरिया के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि डायरिया में आखिर होता क्या है? दस्त या डायरिया या द्रवमल प्रवृत्ति, ये अतिसार के लक्षण आयुर्वेद में बताए गए हैं जी। कि जिसमें 2 से 4 से ज्यादा बार पतली मल प्रवृत्ति होना, कि जिसकी वजह से शरीर में कमजोरी आ सकती है, और अगर ये ज्यादा ही बार हो गया तो कभी कभी इससे मृत्यु तक के लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे बच्चों में हमने देखा है कि गैस्ट्रो या फिर कॉलेरा में बहुत, जैसे ये तो एक कुछ सालों पहले तक एक बड़ी महामारी जैसे हम लोग देखते थे कि बच्चों में दस्त होने की वजह से मृत्यु भी आ सकती थी जी। और उसके कारण अलग अलग तरीके के जीवाणु विषाणु जो थे उनकी वजह से होता था। शुक्र है कि आज उसके ऊपर अच्छे उपाय भी आ गए। तो डायरिया की समस्या आज है तो हर जगह पे, लेकिन उसका गंभीर स्वरूप हम लोग पहचान गए बीमारी को। इसके लिए आज थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं। जी डॉक्टर, तो ये दस्त जो है वो होने के एग्जैक्टली मेन कारण क्या होते हैं? जैसे शरीर में जो भी हम लोग खाना हजम करने की सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उसमें कुछ भी आने के बाद में शरीर अपने स्राव उसके साथ में मिला देता है जी। और उसे शरीर के योग्य बनाने की कोशिश होती है। तो हम लोग चावल दाल जो भी खाते हैं तो उसे शरीर अपनी तरीके से एक उसके ऊपर परिवर्तन लाता है। ये परिवर्तन लाते वक्त कभी कभी हमारे खाने के साथ में कुछ जीवाणु विषाणु भी उसके साथ में मिल जाते हैं जी। या कभी कभी जो हम लोग खाना खाते हैं उसे ही ठीक से अगर हम उसे पचन नहीं कर पाते हैं तो उससे भी शरीर उसको एक फूड टॉक्सिन, हम लोग कह सकते हैं कि फूड पॉइजनिंग जैसे वैसे फूड टॉक्सिन्स वहाँ पे अपने आप ही तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर इसे बाहर फेंकना चाहता है जी। ये फेंकना शायद उल्टी की तरीके से हो यानी वॉमिटिंग, या फिर दस्त के तरीके से कि जहाँ पे द्रवम प्रवृत्ति आयुर्वेद में जिसे कहा गया है तो वो हो जाती है जी। वो अगर डाइजेशन ठीक से ना हो और उसके बाद में दस्त होते हैं तो अपने आप रुक जाते हैं। वो अगर अपने आप नहीं रुकते हैं तो इसे हम लोग बीमारी कह सकते हैं कि जहाँ पे आपको अलग से दवाइयाँ देनी होती है या फिर उसे रोकने के प्रयास करने पड़ते हैं। अगर ये प्रयास करना सही वक्त पे हो गया तो दस्त आप कंट्रोल ला सकते हो जी। और सही वक्त आपको पहचान में आ गया, किस वजह से हो रहा है उसे पहचान में आ गया, किसी दूसरी बीमारी की वजह से वो पहचान में आ गया, तो आप दस्त को अच्छी तरीके से कंट्रोल करके पेशेंट को बचा सकते हो जी। वो अगर नहीं हो पाता तो पेशेंट को वीकनेस आ सकती है, उसके साथ में शरीर से ज्यादा पानी निकलने की वजह से डिहाइड्रेशन, और उसके बाद में लंबी समय तक ये वीकनेस चल सकती है जी। तो इसके लिए जल्दी से जल्दी इसे पहचानना और उसके जो भी ट्रीटमेंट है वो करना जरूरी होता है जी। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने अभी कहा कि अगर इस समस्या की पहचान सही वक्त पर हो तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो मैं यही आपसे पूछना चाहूंगी कि इसकी पहचान करने के लिए क्या ऐसे कोई लक्षण होते हैं जिनका हमें ध्यान देना जरूरी है? जैसे दस्त या द्रवमल प्रवृत्ति में सबसे पहले तो जो भी आप खाते हो उसी को पहले बाहर निकलना शुरू हो जाता है। वो थोड़ी देर के बाद में थोड़ा सा पतला सा पानी जैसे होने लगता है। उसके बाद में आयुर्वेद में इसे अच्छी तरीके से उसके लक्षण भी बताया है कि जैसे मांस का धोया हुआ पानी जब निकलने लगता है तो वैसे आपको अगर जब देखने को मिलता है, उसके साथ में जो बदबू है शरीर के किसी अवयव की वहां पे सूंघने के बाद में, हम जैसे मांस को सूंघने के बाद में जो वहां पे बदबू आती है वैसे आपको लगने लगे, उसके साथ में झाग भी आने लगे,
वहाँ पे गुदा जो है वो थोड़ा सा बाहर निकलता है, तो गुदभ्रंश बोला गया है। फिर वहाँ पे छोटे से कट्स हो जाते हैं जिसे परिकर्तिका कहा जाता है, और कभी कभी इसके बाद में खून भी निकलने लगता है जी। तो ये सब चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अगले अगले स्तर पे इसे लेके जाती है, और वो गंभीरता की तरफ जा रहा है ये पेशेंट, हम लोग समझ सकते हैं। सिर्फ जो खाया है वैसे ही निकल रहा है तो उसे आप कह सकते हो कि माइल्ड है, एकदम शुरुआत की चीज है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो ये आपको समस्या के रूप में और गंभीरता की तरफ दर्शाता है। आयुर्वेद में इसमें जैसे वात पित्त कफ की साथ में कृमि और इनके भी इसके साथ में जो प्रकार जोड़े हैं, तो हम उससे पहचान के उसकी ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सर मैं आपसे अब ये पूछना चाहूंगी कि डायरिया के पेशेंट के लिए आयुर्वेद में कौन कौन से इलाज बताए गए हैं, किस तरह से उसे ट्रीट करना जरूरी है? जैसे हम लोग डायरिया या द्रवमल प्रवृत्ति के बारे में सोचते हैं तो इसका नाम एक तरफ है अतिसार जी, यानी गुदस से ज्यादा पानी जैसा निकलना, और उसे कंट्रोल करने के लिए आपको कोशिश करने की जरूरत होती है। दूसरा इसी के साथ में जुड़ा हुआ और एक समस्या जो है डिसेंट्री, यानी यहाँ पे भी गुदप प्रवृत्ति, गुदस से ही मल प्रवृत्ति होती है, लेकिन उसके साथ में झाग होता है जी, उसके साथ में म्यूकस होता है, वहां पे पेट में मरोड़ ज्यादा रहते हैं। द्रवमल प्रवृत्ति के साथ में मरोड़ इतने ज्यादा नहीं रहते, लेकिन पेट में दर्द बहुत होता रहता है। और ये दोनों चीजें अगर आपने सामने रखी तो इसमें कुछ है जो बाहर के जंतुओं के कारण से होता है, तो ऐसे में आपको पहले पहचानने के लिए स्टूल चेकिंग की जरूरत होती है जी। स्टूल चेकिंग अगर आप करते हो, उसके साथ में डिहाइड्रेशन और ये बाकी की चीजें जो उसे देखते हो, तो आयुर्वेद इसे रोकने के लिए अलग अलग उपाय बताता है जी। सबसे पहले तो है कि यहाँ पे आपको रोकने के लिए आंतड़ियों का जो मूवमेंट है उसे रोकना होता है। तो इसमें कुटज अतिसार यानी कुटज जो वनस्पति है उसकी जड़ को आप दवाई के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, और उसका चूर्ण हो या उसके अलग अलग तैयार की हुई दवाइयाँ जो है वो आप अतिसार के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ में आपको बिल्व यानी जो बेलगिरी का मगज है वो भी इसमें काम में आता है। इसके साथ में अगर आप दवाइयों को देखोगे तो अलग अलग दवाइयाँ इसके लिए बाजार में भी मिलती है, लेकिन सबसे पहले है कि इसको रिहाइड्रेट करने की जरूरत होती है, यानी शरीर से जो पानी निकल रहा है, शरीर से जो मिनरल्स निकल रहे हैं, तो उसके लिए उसे पानी, और सिर्फ सीधा सादा वाला पानी नहीं देना है, इसके साथ में आपको थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा उसके साथ में शक्कर, और जरूरत हो तो आप मल्टीविटामिन या फिर आयुर्वेद जैसे कहता है कि कोकम का आप शरबत पिला सकते हो, या फिर एक अलग से रेसिपी भी हम लोग इसके लिए बनाते हैं कि जिसमें थोड़ा सा खजूर हो, थोड़ा सा कोकम, उसके साथ में मनुक्का और उसके साथ में अनारदाना, तो इनको सबको साथ में लेके आप अगर देते हो तो उससे दस्त तो रुकना, एक दवाई दूसरी दे सकते हैं, लेकिन दस्त की वजह से होने वाले जो गंभीर परिणाम है उन्हें रोकने के लिए खजूर मंथ काम में आता है, जो हम लोग कह सकते हैं कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जैसे ही काम करता है जी। इसके साथ में आप थोड़ा सा कंट्रोल आने के बाद में सूप्स अलग अलग तरीके के दे सकते हो, या फिर दलिया या पतली खिचड़ी, ये सब चीजें दे सकते हो। ये हो गया आपके दवाइयों के साथ में किए जाने वाले उपाय कि जिससे रिहाइड्रेशन या दस्त की वजह से होने वाले परिणामों को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ज्यादातर कुटज ये दवाई जो है, इसके साथ में और भी बहुत सी स्ट्रॉन्ग दवाइयां भी है, वो अपने डॉक्टर्स अपने 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 तरीके से उसे जोड़ते हैं। डॉक्टर, क्या ऐसे कोई घरेलू उपाय है जो दस्त की समस्या में कारगर साबित हो सकते हैं? दस्त में हमें घर में ही करने के लिए एक सादा सा उपाय पहले शुरू करते हैं जी। कि जब भी दस्त होते हैं तो उसे घर में जाती फल या जायफल, नटमेग हर घर में रहता है जी, तो उसे थोड़ा सा उसका चूर्ण, समझो बच्चा है तो उसके लिए एक चुटकी भर, अगर बड़े हो जाते हैं तो 2-3 चुटकी, पाव चुटकी, जैसे हम लोग उसके बढ़ाते जाएंगे। उसके साथ में थोड़ा सा घी, उसके साथ में थोड़ा सा सौंठ, ये अगर हम लोग मिक्स करते हैं और उसके साथ में कभी कभी हम लोग
टेस्ट के लिए शक्कर या फिर गुड़ भी उसमें मिलाते हैं जी। तो ये अगर देते हैं तो उससे दस्त रुकने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। उसके साथ में कुछ लोग जैसे बहुत दस्त हो रहे हैं, फिर अभी पेट को थोड़ा सा बाहर से मालिश वगैरह करना शुरू करते हैं। एक और उपाय जो यहाँ पे किया जाता है, जो हम आसानी से कर सकते हैं कि जिससे पेशेंट के दस्त रोकने की कोशिश हो सकती है, तो उसमें है कि उसकी जिह्वा थोड़ी सी आप बाहर खींच के रखो जी। तो ये खींचने का कारण जो है वो रिफ्लेक्स की वजह से आपके दस्त को रोकने के काम में आ जाता है कि इंटेस्टिनल मोटिलिटी जो है उसे रोकने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये वैसे तो साधारण सा उपाय लगता है, लेकिन बहुत लोगों में इसका फायदा हो जाता है जी। उसके साथ में ही एक अश्विनी मुद्रा है कि जहाँ पे आपको गुदा की हलचल करनी है अंदर बाहर, तो उससे भी थोड़े से मूवमेंट्स जो है वो थोड़े कंट्रोल में आ जाते हैं। कुछ लोग इसके साथ में थोड़ा ठंडा पानी पीने के लिए देते हैं। गर्म पानी से तो मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा पानी, उसके वजह से वहाँ पे आंतड़ियों की जो हलचल है वो थोड़ा स्लो हो जाती है जी। दवाइयाँ तो बहुत है, लेकिन घर में ही अगर हमें कुछ इस्तेमाल करना है कि जो घर में ही पानी है, तो जो चावल धोते हैं तो चावल धो के उसका पानी इसमें दिया जाता है। कभी कभी इसके साथ में फलों के रस हम जो इसे देते हैं, तो कुछ फलों के रस के साथ में जो इलायची है, तो इलायची का छिलका जो है उसे थोड़ा सा भून के उसको भी हम लोग दे सकते हैं जी। कुछ लोग लहसुन को थोड़ा सा भून के घी के साथ में देते हैं। तो ये सब चीजें जो है ये थोड़ा सा दस्त को रोकने के लिए, आंतड़ियों की मूवमेंट से उसे थोड़ा कम करने के लिए काम में आती है जी। इसके साथ में ही ज्यादातर लोग तो मालूम है सबको कि रिहाइड्रेशन करना, यानी पेट में जो भी पानी निकल रहा है उसे निकलने के बाद में शरीर में कमजोरी पैदा होने से रोकना जी। तो उसके लिए अलग अलग तरीके के उपाय, कोई नारियल पानी देता है, कोई इसके साथ में सौंठ का पानी देता है। तो ये सब चीजें जो है जिससे शरीर से बाहर जाने वाला पानी जो है उसको फिर से शरीर में जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए जी। कुछ लोग इसके साथ में पैरों को ठंडे पानी में रखने के लिए कहते हैं और सर के ऊपर भी वैसे ही ठंडा आइस पैक रखने के लिए बोलते हैं। लेकिन ये चीजें जो है ये हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा कहीं सुनी बातें भी हो सकती है, किसी को फायदा होगा। मेजर तो है कि आप डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी लेके जाओ, वहां तक आप क्या कर सकते हो उसके लिए उपाय है। जी बिल्कुल। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि दस्त यानी डायरिया की जो समस्या है वो किसी स्पेसिफिक एज में होती है या कभी भी हो सकती है? जैसा हम जानते हैं कि एज के साथ में अगर देखा जाएगा तो बच्चों में ये हम लोग रेगुलर देखते हैं कि उनको कुछ भी खाने पीने में बदल हो गया तो उसकी वजह से दस्त होने लगते हैं। वैसे ही थोड़ा सा बुजुर्ग आदमियों में भी इसका हम लोग संबंध देख सकते हैं। वय के साथ में प्रकृति को अगर देखा जाएगा तो पित्त प्रकृति अगर है तो वहां पे उनको दस्त की बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है जी। तो वय, बच्चा, उसके साथ में बुजुर्ग, ये दोनों में भी देखी जाती है जी। और इसके लिए स्पेसिफिक उपाय भी बच्चों में अलग तरीके से बताए जाते हैं। तो वो कौन से होते हैं? जनरली बच्चों में इम्यूनिटी कम रहती है जी। उसके साथ में उनको कुछ भी चीज जैसे शरीर से होती है तो तुरंत वो थोड़े से वीक हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन उनमें जल्दी होता है। तो उसके लिए जितना जल्दी हम लोग उसे पहचानते हैं तो उससे जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपको मालूम है कि माहवारी, तो माहवारी में या फिर बच्चों में जब भी ज्यादा से ज्यादा बाल मृत्यु दर अगर आप देखते हो तो उसका कारण अपने ग्रामीण इलाकों में या फिर जहाँ पे जो वैद्यकीय सुविधा कम हो ऐसी जगहों पे बीमारियों में सबसे ज्यादा फेटल बीमारी बच्चों में दस्त ही रही है। तो ये दस्त को अगर कंट्रोल करना है तो पता चलता है कि इसमें कुछ जीवाणु जो है वो सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाले होते हैं जो पानी से आते हैं। तो अगर वय के साथ में अगर हम लोग जोड़ के देखेंगे तो ये पानी जो भी दिया जाता है बच्चों में तो उसमें अगर ये जीवाणु अगर आ जाते हैं तो फिल्टर पानी
अगर देते हैं तो उसमें बहुत सी बीमारियां दूर रख सकते हैं जी। इसकी वजह से कृमि और जीवाणु जो है उन्हें दूर रख सकते हैं। तो पानी से आने वाली बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी ये दस्त की होती है, और उसे कंट्रोल करने के लिए बच्चों में अगर हमने देखा तो उसका फायदा हमें मिल सकता है। जी। जो भी इम्यूनिटी कम है तो वहां पे ज्यादा अटैक हमें देखने को मिलता है। जी। बच्चों के साथ में इम्यूनिटी कम होती है, वय भी वैसे ही है, तो उनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। डॉक्टर, क्या मौसम के बदलाव के साथ भी दस्त का खतरा बढ़ सकता है? हाँ, जैसे हम लोग देखते हैं दस्त बरसात के पहले जो भी पानी में बदलाव आ जाता है या फिर सप्लाई जो आता है, तो उसकी वजह से भी हमें ज्यादा सीजनल अगर देखा जाए तो वर्षा ऋतु कहा गया है कि जिस वक्त दस्त की बीमारी आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है। उसके साथ में हम लोग देखते हैं कि जब भी सीजन चल रहा है तो सीजन के हिसाब से वर्षा ऋतु, और कभी कभी हम लोग इसे वसंत ऋतु में भी देखते हैं। वसंत ऋतु यानी फरवरी मार्च के करीब भी देखते हैं जी। तो जून जुलाई अगस्त जब बरसात ज्यादा चलती है, और फरवरी मार्च, तो ये दो वक्त ज्यादा हमें बीमारी ये देखने को मिलती है। जी। डॉक्टर, दस्त होने के कारणों में क्या एलर्जी भी एक कारण हो सकती है? हाँ, एलर्जी, फूड एलर्जीज जो हम कहते हैं, तो उसकी वजह से भी पेट में इरिटेशन होके वहां पे शरीर एक नेचुरल प्रतिक्षिप्त क्रिया जिसे बोलते हैं, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन जैसे शरीर से ये चीजें बाहर फेंकने के लिए कोशिश करता है, और उसकी वजह से आप दस्त देख सकते हो। जी। डॉक्टर, दस्त की समस्या के लिए आयुर्वेदिक पंचकर्मा में कौन सा उपचार बताया गया है? एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसके साथ में किस्सा जुड़ा हुआ है जी। कि जब भी हम लोग कोशिश करते हैं कि दस्त या फिर डायरिया उसको कंट्रोल करने के लिए, तो ऐसा कुछ है कि जो खाने के बाद में इसे रोक सकता है। तो इसके लिए हमें जो उपवास के पदार्थ है, तो उसमें से एक राजगिरा जो होता है जी, वो हम लोग उसे खाने के लिए जब देते हैं तो ऐसा देखा गया कि इससे कंट्रोल आ जाता है। तो आगे चल के किसी ने इसी को और एक तरीके से कोशिश की कि अगर समझो बस्ती, या जैसे पंचकर्म की एक बस्ती प्रक्रिया है जी, तो ये बस्ती की प्रक्रिया में कहीं पे इसका उल्लेख है क्या? तो ग्रंथों में पाया गया कि यहाँ पे मोचरस की अगर पिच्छा बस्ती दी जाती है तो उससे दस्त रोके जा सकते हैं। कितने भी जोर के दस्त या जो भी है उसे रोकने के लिए वहां पे अगर समझो खून भी गिर रहा हो तो उसे कंट्रोल करने के लिए मोचरस के पिच्छा बस्ती दिए जाते हैं, जो दूध में मिला के इसे देते हैं जी। कुछ लोग यहाँ पे और एक चीज भी करते हैं, जैसे पंचकर्म की बात चल रही है कि पेट के ऊपर वहां पे पेट में जो भी मूवमेंट्स उसकी वजह से वहां पे दर्द और ये सब चलता है, तो पेट के ऊपर वहां पे लेप लगाते हैं। उसके साथ में नाभि पूरण, नाभि के अंदर थोड़ा सा तेल डाल के वहां पे मालिश भी किया जाता है जी। उसके साथ में ही उदर बस्ती, लेकिन ये ठंडे पानी से किया जाता है, ये भी इसमें काम में आता है जी। और जैसे उसे खाने पीने के साथ में पंचकर्म को अगर जोड़ना है तो और एक चीज जो की जाती है वो है उसे ठंडे पानी के अवगाह, यानी उसे ठंडे पानी से नहलाना, सर के ऊपर पानी नहीं डालना है सिर्फ, तो उससे भी दस्त में एक एलाइड ट्रीटमेंट के हिसाब से, यानी दस्त सीधा उसे रोकने की साथ में कुछ एलाइड उपाय है कि जिससे उसका डिहाइड्रेशन थोड़ा सा रुक जाता है जी। तो ये सब उपाय हम लोग पंचकर्म से कर सकते हैं। जी। डॉक्टर, हम सभी जानते हैं कि डायरिया अगर एक बार हो जाता है तो उससे रिकवर होने में बहुत टाइम लग सकता है, जो वीकनेस है वो बहुत देर के बाद जाती है, तो ऐसे समय में हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है? जैसे किस कारण से दस्त हो रहे हैं वो अगर पता चलता है तो वैसे दवाइयां उसे दी जाती है जी, कि जिससे उसके दस्त रुक जाते हैं। उसके बाद में दस्त रुकने के बाद में उसे खाने पीने में कुछ बदलाव भी लाना होता है जी। तो सबसे पहले तो पूरी की पूरी अपनी अन्न प्रक्रिया जो है, अन्न जैसे उसे हजम करने की प्रक्रिया जो है वो थोड़ी सी वहां पे डिस्टर्ब हो गई है
तो आप कुछ भी खाओगे तो उससे पेट के ऊपर असर होगा, सूजन आएगी और बाकी बीमारियां भी हो सकती है। अतिसार के बाद में बाकी बीमारियां ना हो, इसके लिए आयुर्वेद में ऐसे कहा गया है कि उसे पहले हल्का अन्न उसे देना चाहिए, लिक्विड्स ज्यादा देनी चाहिए जी। वो जैसे उसे हजम करना शुरू होता है, उसे भूख लगने लगती है, तो उसके बाद में उसे पहले लिक्विड्स देने हैं, उसके बाद में सेमी सॉलिड पे आना है। लिक्विड्स में आप वहाँ पे उसे अलग अलग तरीके के फलों के रस या फिर रूट से, बाकी फ्रूट वेजिटेबल से, इन सब के सूप्स आप दे सकते हो उन्हें, जिसे यूश कहा गया है आयुर्वेद में। तो एक तरफ है यूश, दूसरी तरफ उसके साथ में कुछ जैसे रेगुलर देने के लिए अगर किसी को कुछ देना है तो खीर जो हम लोग बनाते हैं अलग अलग तरीके की, लेकिन वो पानी में बनानी है जी। जैसे साबूदाना है या फिर राजगीरा है, ये सब की खीर आप बना के दे सकते हो। चावल की भी खीर बनती है, तो उसमें शक्कर भी होती है और थोड़ा सा ताकत आने के लिए भी मदद होती है। तो जैसे सेमी सॉलिड लेना उसने शुरू किया तो उसके बाद में उसके पेट में भी आधार हो गया, उसके साथ में उसको वीकनेस भी कम हो गया। उसके बाद में आप उसे रेगुलर फूड के ऊपर लेके आ सकते हो जी। तो खान पान में जहां तक हमने देखा है कि अगर आप इरिटेशन होने वाली चीजें, जैसे ज्यादा तीखी चीजें हैं, ज्यादा तली हुई चीजें, इनको अगर अवॉइड करें तो उससे वीकनेस जल्दी कवर हो जाता है। डिहाइड्रेशन जो है उसको आप कवर कर सकते हो और पेशेंट जल्दी ठीक होता है। नहीं तो इसे 15 दिन 20 दिन तक वीकनेस जो रहता है, अगर आप खाने पीने के ऊपर ध्यान दो तो 3-4 दिन के अंदर इसे पूरा कंट्रोल लाया जा सकता है। जी बिल्कुल। सर, अगर किसी व्यक्ति को बार बार दस्त हो रहे हो तो ये समस्या कितनी गंभीर हो सकती है? जैसा कि हम जानते हैं कि दस्त की वजह से फिशर है या फिर पेट में अंदर तकलीफ होना, या फिर वहाँ पे दस्त होने के कुछ कारण भी ऐसे हैं कि जहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो पेट में अंदर ही छेद है जिसकी वजह से दस्त हो रहे हैं। तो वो अगर हम लोग जल्दी से पहचान जाते हैं तो आगे चल के इससे बड़ी बीमारियां नहीं होती जी। नहीं तो क्रॉन्स डिसीज भी है कि जहाँ पे पेट में थोड़ा सा भी खाने पीने में बदलाव हो जाता है तो उसकी वजह से वो शूट हो जाता है और उससे दस्त होने लगते हैं। तो दस्त के कारण जो भी है, या तो शरीर में हुआ जो भी उसका असर है, वो अगर आपको रिवर्स करना है तो एक सिंपल सी चीज है कि घी, ये इसके लिए बहुत अच्छी चीज है। ये घी अलग अलग तरीकों से आप दे सकते हैं, खाने के साथ में दे सकते हैं, दवाई के साथ में दे सकते हैं, या फिर इसी के बस्ती भी आप दे सकते हो। एक अलग अलग तरीके की दवाइयां हैं जिसे परपटिकल्प कहा जाता है। ये पेट में होने वाले दस्त और उसकी वजह से होने वाली बाकी की बीमारियों में भी काम में आता है। तो एक अलग से ये दवाइयां बनती है। उसके साथ में हम लोग अगर देखते हैं कि खाने पीने से, दवाइयों से, उसके साथ में पंचकर्म की कुछ उपायों से हम लोग दस्त को कंट्रोल करते हैं और बार बार होने से रोकते हैं। तो उसमें परपटिकल्प हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसी आयुर्वेद की शक्ति है जो डॉक्टर इसे इस्तेमाल करके आपके बार बार होने वाली समस्या से आपको समाधान दे सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी आरोग्यम के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। आरोग्यम।